नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां गिनाई हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें सुधार रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गलत तरह से भारत में विलय का खामियाजा देश 70 साल से भुगत रहा है। रिजिजू ने यह भी कहा कि 27 अक्टूबर को लगाए जिस दिन 1947 में पाकिस्तानी सेना कबालियों के भेष में जम्मू कश्मीर के हथियाने के लिए भारत पर हमला किया था। कश्मीर के विलय को लेकर कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 5 गलतियां गिनाई हैं। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजादी से पहले ही जुलाई 1947 को अपनी रियासत का भारत में विलय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने अपना निजी एजेंडा चलाने के लिए ऐसा नहीं होने दिया। नेहरू ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को अस्थायी बताया। नेहरू संयुक्त राष्ट्र में अनुच्छेद 51 की जगह अनुच्छेद 35 के साथ चले गए और मामले को अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, जिससे भारत को कोई फायदा भी नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जनमत संग्रह के आदेश पर भ्रांति फैलने दी। नेहरू ने अनुच्छेद 370 पास करके अलगाववादी मानसिकता को एक संस्थागत रूप दे दिया। भारत में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, देश के कितने संपत्ति, कितने हमारे रिसोर्सेस, कितने जाने चले गए उस भूल की वजह से। और ये भूल छोटा मोटा भूल नहीं है, बहुत बड़ा भूल था। और उस भूल को जो मिटाने का प्रयास भी किया जा रहा था और एक अलग से नैरेटिव देने का कोशिश किया, उसको सही करना ज़रूरी है। मैंने जो लिखा वो कोई मेरा मत तो है नहीं, ये इतिहास का पन्नों में लिखा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो लोकसभा में जो बात कही थी, जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बात रखी थी, या यूनाइटेड नेशन में जो लेके गई बात, ये सारे जो मुद्दे हैं, ये तो मैंने कोई इसको खोज के निकाला तो नहीं है, ये तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है और ये देशवासियों का सामने में रखना जरूरी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की भूल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुधार रहे हैं। जो 75 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो गलतियां की, उसको मोदी जी ने ठीक किया है, सुधारा है। जो भूल उस समय कर दिया, आज उस भूल को सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कड़ा कदम उठाया है, उसको सारा देश आज जानते हैं, साथ दे रहे हैं। और कश्मीर को भारत से कोई अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि कश्मीर का आधा हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया। तो ये हकीकत है, इसमें नई बात तो मैंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की गलतियां गिनवाई। नहीं, ये 5 गलतियां ऐसे है कि इसको अलग अलग भिन्न करके हम नहीं देख सकते हैं। पहले तो महाराजा हरि सिंह खुद ज्वाइन करना चाहते थे, तो नेहरू जी ने उसको रोक दिया। अब इसको छोटी गलती तो हम नहीं कह सकते हैं। फिर उसके बाद में जब वहाँ पाकिस्तान के लोगों ने जब अटैक किया, अपना रूप बदल करके अटैक किया, उस समय भी नेहरू कह रहे थे कि नहीं आना चाहिए। और जो इसको कश्मीर को स्पेशल कह करके आर्टिकल 370 डाल करके टेम्पररी प्रोविज़न बनाना, इसको हम क्या छोटे कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? या जो इसको जो ये घर का मामला है, इसको वो यूनाइटेड नेशन में ले गए और अंतर्राष्ट्रीय विवाद मुद्दा बनाया, इसको क्या हम छोटे गलती कह सकते हैं कि? तो इसमें छोटा कोई है ही नहीं है। ये 5 ब्लंडर ऐसा है जिसका कीमत आज भी चुका। कश्मीर पर बीजेपी के मंत्री के हमले से साफ तौर पर कांग्रेस तिलमिला गई है। उसका कहना है कि केंद्र सरकार और भाजपा देश को नकली इतिहास बेच रही है। नेता अपने बड़े नेताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मेरी तो सलाह होगी किरेन रिजिजू जी को कि पहले वो इतिहास का ज्ञान करें, पढ़े, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को इतिहास की जानकारी है और उस समय क्या घटना चक्र था, क्या घटना हुई, क्या वाक़या हुआ, किस तरह से कश्मीर को भारत में जोड़ा गया, ये सभी लोग
जो पढ़े लिखे लोग हैं उस बात को जानते हैं। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो शायद कश्मीर का भारत में विलय होना बहुत मुश्किल था, असंभव था। और उन्होंने अब जिस तरह से शेख अब्दुल्ला को और वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इन गलतियों को हिमालय जितना बड़ा करार दिया। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नेहरू की वजह से भारत ने 7 दशकों तक कई अवसर गंवाए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि नेहरू की ऐतिहासिक झूठ की कीमत भारत चुका रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कपिल कुमार इतिहासकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है हिंदी खबर पर आपका। नमस्कार। कपिल जी, जिन 5 गलतियों की बात केंद्रीय कानून मंत्री कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, ये तमाम वो बातें हैं, तमाम वो गलतियां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। देखिए, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। कोई गलती या भूल तब होती है हाँ। जब कोई एक्सीडेंटल चीज हो जाती है कि ठीक है, आपसे भूल हो गई, आपसे गलती हो गई। हाँ। लेकिन अगर कोई चीज सोच समझ के और किसी के कहने पे की जा रही हो तो ना वो गलती होती है, ना वो भूल होती है, बल्कि वो जानबूझ के किया हुआ एक्शन होता है। जी। अब मैं पहली बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे दुनिया में बताइए कौन सा देश ऐसा है जो उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को, जिसने 170 साल तक भारत में नरसंहार किए हो, लोगों को तोपों से उड़ाया हो, भारत के संसाधनों को लूटा हो, उसके आखिरी प्रतिनिधि को अपना पहला गवर्नर जनरल बनाएंगे और वो किंग के नाम के ऊपर अपनी शपथ लेगा गवर्नर जनरल की। उस दिन हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला था। डोमिनियन स्टेटस मिला था, आजादी नहीं मिली थी। दुनिया का कोई भी इतिहासकार या पॉलिटिशियन मुझसे डिबेट कर ले इसके ऊपर, क्या छोड़िए, वो एक अलग मुद्दा है। जी जी। आप कश्मीर को और ट्रेवनकोर को सामरिक दृष्टि से देखिए। अंग्रेज ये कभी नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत में आए और ट्रेवनकोर भारत में आए। हाँ। क्योंकि ट्रेवनकोर से वो इंडियन ओशन को कंट्रोल करना चाहते थे और कश्मीर से वो सेंट्रल एशिया को कंट्रोल करना चाहते थे। और हरि सिंह जब तैयार थे हिंदुस्तान, और एक बात और मैं बता दूं आपको, ये भी ध्यान रखिए, लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये भारतीय रियासतें थी, ये कोई स्वतंत्र राज्य नहीं थे। ये रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य के भारत में 2 हिस्से थे, एक भारतीय प्रांत और एक भारतीय रियासतें। उन्हें भारतीय रियासतें कहा जाता था जी। और ये अंग्रेजों ने बदमाशी, वो भारतीय वो इंडिपेंडेंट राज्य नहीं थे, नेशंस नहीं थी, कंट्रीज नहीं थी। ये कश्मीर और ट्रेवनकोर और जयपुर और जोधपुर, ये सब ये सिर्फ भारतीय रियासतें थी। और अंग्रेजों ने भारत का विखंडन करने के लिए जानबूझ के ये कहा कि पैरामाउंट सी हैज लेफ्ट, संप्रभुता चली गई है, इनको में मर्जी जाए। जून 1947 के अंदर माउंटबेटन कश्मीर जाते हैं, श्रीनगर, एक दिन के लिए, और वहां जाके हरि सिंह से कहते हैं कि तुम कोई भी यूनियन में नहीं जाना। और जो वहां का रीजेंट है वो उनको ये सपने दिखाता है कि तुम स्विट्जरलैंड जैसा अपना अलग कश्मीर राज्य बना लो। उसके बाद में नेहरू क्या करते हैं, आगे सुनिए। जब कबायली हमला होता है, नाम तो कबायली है, पीछे तो पाकिस्तानी फोर्स है सारी, वो भी मैं अलग आपको रीजन बता दूंगा अभी आगे क्यों हुआ। उस समय जब हरि सिंह से सरदार पटेल एक्सेशन का डॉक्यूमेंट लेके चले आते हैं तो उसपे माउंटबेटन अपने हाथ से लिखते हैं ये टेम्परेरी है और इसके ऊपर जनता आएगा। नहीं करते, नेहरू उसको मान लेते हैं। उसके बाद अब जनरल मनेक्षा की किताब पढ़िए, जो एडीसी थे सरदार पटेल के, वो लिखते हैं कि सरदार पटेल ने जब नेहरू से कहा कि आप फोर्स भेजो, सरदार पटेल तो फोर्स खड़ी कराए थे पायलट के ऊपर और एयरपोर्ट्स के ऊपर, तो नेहरू फिर इधर उधर देख के, नहीं यूएन है, ये है, वो है, तो सरदार पटेल ने कहा मिस्टर नेहरू, डू यू वांट टू लूज कश्मीर? और नेहरू चुप कर गए। और तब सरदार पटेल ने जनरल मनेक्षा से कहा हियर आर योर ऑर्डर्स, गो। और तब भारतीय फोर्सेस गई वहां पे। आगे चलिए, सरदार पटेल ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जहां से कबायली और पाकिस्तानी फौजें जिन दर्रों से आ रही है, हमें एयरफोर्स का इस्तेमाल करके उनको बॉम्ब करके इनका रास्ता रोक देना चाहिए। नेहरू ने कैबिनेट में उनको रोक दिया, नहीं माना इस बात को।
उसके बाद आगे चलिए, देखिए ये जो ब्रिटिश इसमें चाल है, वो जो गिलकिट चला गया, मेजर ब्राउन ने जो गिलकिट दिया पाकिस्तान को महाराजा हरि सिंह के सारे सैनिकों को कत्ल करवा करके, उसको भी आप दरकिनार कर देते हैं और नेहरू उस पर कोई बात ही नहीं बोल रहा है। और उसके बाद में जब युद्ध में हमारी सेनाएं जीतने लगी और इनको बाहर निकाला जा रहा था, तो हमारी सेना ने ये कहा कि जब तक इनको बाहर ना निकाल दे हम कश्मीर से, तब तक आप युद्ध विराम मत करिएगा। ठीक है। नेहरू ने इसको ओवर रूल कर दिया। और एक बड़ी मजेदार चीज मैं आपको बताऊं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं मेरे पे भी, ये कपिल कुमार नहीं बोल रहा है, जी जी, ये डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। और दिसंबर 48 के अंदर एक मीटिंग होनी थी लंदन के अंदर, लियाकत अली में और नेहरू के अंदर, इस युद्ध को लेकर के। तो उससे पहले वीपी मेनन एक चिट्ठी लिखते हैं माउंटबेटन को, माउंटबेटन तब तक जा चुके थे, कि मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, तुम इस फॉर्मूले को अपने प्राइम मिनिस्टर को बता दो और इस फॉर्मूले का वहां रखवा दो, और मैं अपने मंत्रियों से इस फॉर्मूले को मनवा लूंगा। और उस फॉर्मूले में वो कहते हैं कि जो कश्मीर की वैली का हिस्सा है, घाटी का हिस्सा है, वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, जो डोगरा जम्मू हिस्सा है वो हिंदुस्तान को दे दिया जाए, और लद्दाख के अंदर जनमत कराया जाए। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं हैरान हो गया इसको देख करके, क्योंकि हम वीपी मेनन की बड़ी इज्जत करते थे। और बाद में जब और डॉक्यूमेंट्स हमने ढूंढे तो माउंटबेटन अपनी डायरी में लिखता है कि मैंने वीपी मेनन को उस मिनिस्ट्री में बैठा दिया है और वो मेरा आदमी है। और हैदराबाद के ऊपर भी जो एक्शन होना था वो भी वीपी मेनन ने लीक कर दिया था। बिल्कुल। और कपिल जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब दो बार राजा हरि सिंह ने प्रस्ताव रखा है कि आप कश्मीर का विलय कर लीजिए, उस वक्त क्यों नहीं विलय किया गया? ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है कि नेहरू जी की ये आकांक्षा थी कि शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाया जाए, इस वजह से शायद उन्होंने विलय नहीं किया उस वक्त। मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़ी आगे की बात है। असल में देखिए, नेहरू इस समय एक के बाद एक वो काम कर रहे थे जो माउंटबेटन चाहते थे जी, चाहे वो आजाद हिंद फौज के लोगों को भारत की सेना में वापस ना लेना हो, उनको जो बेवकूफ बनाना हो जनता का कि मुकदमे हो गए, अब आगे मुकदमे ही नहीं होंगे, उसके बाद में भी हजारों को अरेस्ट करके भेजा गया हो। और ऐसे समय में दूसरी चीज ये थी कि राजा हरि सिंह से नेहरू की एक पर्सनल खुंदक थी। जिस समय भारत के अंदर ये बातचीत चल रही थी सन 46 के अंदर कैबिनेट मिशन के साथ में, तो उस समय शेख अब्दुल्ला ने को अरेस्ट कर लिया था हरि सिंह ने। तो नेहरू शिमला से कैबिनेट मीटिंग छोड़ करके गए शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट करने। तो उस समय नेहरू को हरि सिंह ने अरेस्ट करवा लिया था कश्मीर में घुसने के ऊपर, और बाद में वाइसरॉय ने जो है बेवल ने नेहरू को छुड़वाया कह करके हरि सिंह से। तो नेहरू अपनी पर्सनल खुंदक रखते थे हरि सिंह से। और देखिए, नेहरू को यह चिंता उस समय नहीं थी कि आधा बंगाल चला जाए पाकिस्तान में, कलकत्ता मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है, या आधा पंजाब चले जाए पाकिस्तान में। नेहरू को तो एक चीज लगी हुई थी कि मुझे बस प्रधानमंत्री का पद मिला है। कोई भी मेरे ऊपर इससे डिबेट करने में एक के बाद एक डॉक्यूमेंट उनके मुंह पे फेंकूंगा उठा करके कि किस तरीके से। कपिल जी, कश्मीर को स्पेशल केस कहकर बुलाना, किरण रिजिजू ने भी यही कहा है कि कश्मीर को स्पेशल केस कहा गया, जबकि जहां तक आंकड़े सामने आते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन आगे मैं आपको और बता रहा हूं। हाँ कपिल जी, देखिए, जितना कहा जाता है कि 560 से ज्यादा ऐसी रियासतें थी जिनका भारत में विलय हुआ, उन किसी को भी स्पेशल केस नहीं कहा गया, लेकिन कश्मीर को ही क्यों स्पेशल केस कहा गया? बताता हूँ, एक स्टेट को और लाने की बात हुई। 2 स्टेट्स को, देखिए सारी स्टेट सरदार पटेल के अंदर में ले रहे थे। हाँ। 2 राज्यों को सरदार पटेल से नेहरू ने अपने अंडर ले लिया, एक कश्मीर और दूसरा अजमेर। आपको मालूम है अजमेर भारत यूनियन में कब शामिल हुआ? 1954 में। तब तक नेहरू अपने हाथ में रखे रहे इसको, वो भी चला जाता पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद देखिए, जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कबाइलियों ने हमला किया है, तो कबाइली तो कोई देश नहीं है, तो आप यूएन में क्यों जाते हैं? और उसके बाद में एक और चीज सुन लीजिए, ये जो युद्ध विराम नेहरू ने किया, पैमिला माउंटबेटन की किताब उठा के देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की लड़की की, एडविना और माउंटबेटन की लड़की की। उस किताब में वो साफ लिखती है कि मेरे पिता ने, माउंटबेटन ने, मेरी मां एडविना से ये कहा कि तुम नेहरू को फोन करो कि युद्ध विराम कर ले। तो मेरी मां ने ये पूछा कि क्या नेहरू मान जाएगा? तो उस पे लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि हाँ, अगर तुम फोन करोगी तो मान जाएगा। और
और मुझे आज एक बात बताइए, अभी 2 महीने पहले इंग्लैंड के अंदर माउंटबेटन की डायरीज को लेके एक मुकदमा चला जी। एक वहां के इतिहासकार उन डायरीज को पब्लिक में ले जाना चाहते हैं और इंग्लैंड की सरकार ने उन डायरीज को माउंटबेटन की पब्लिक में जा कि हमारे इससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से संबंध खराब हो जाएंगे। क्या है ऐसा उन डायरीज के अंदर? और उसके बाद की सुनिए, अब आगे की मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जी। जब करण सिंह ने, बाद में रीजेंट करण सिंह हो गए थे हरि सिंह की जगह, तो जब करण सिंह ने शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट करना था तो नेहरू की चिट्ठी है करण सिंह के नाम, नेहरू के ही सिलेक्टेड वर्क्स में है कि अगर तुमने इसको अरेस्ट करना है तो इसके लिए भारतीय इंडियन फोर्सेस को इस्तेमाल नहीं करना जी। उसके बाद एक चिट्ठी है कि तुम इसको कब तक बंद करके रखोगे। और जब शेख अब्दुल्ला को छोड़ा जाता है तो सबसे पहले नेहरू उसे बुला के 3 दिन तक 3 मूर्ति भवन में उससे मीटिंग करते हैं। ये उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। और ये जो 370 बनवाई इन्होंने, अरे अंबेडकर तक जी ने इसे रिजेक्ट कर दिया था 370 को, सरदार पटेल इसके विरोधी थे, सारा देश इसका विरोधी था, क्यों बनवाई नेहरू ने? ऐसा क्या लगाव था शेख अब्दुल्ला के साथ में? तो ये तो एक इतिहास के, और ऐसी ऐसी चीजें हुई है वहां पे कश्मीर के अंदर। मैं आपको बताऊं कि जब शेख अब्दुल्ला नहीं थे, वो कोई गुलाम सादिक या कौन इनके चीफ मिनिस्टर थे, तो कश्मीर के अंदर सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी। तो नेहरू से उसने मदद मांगी। नेहरू ने 200 मजबी सिख जो है गुरदासपुर से कश्मीर भेज दिए और ये कहा गया कि इनको कश्मीर की नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब तमाशा देखिए कि भारत के अंदर कश्मीर और कश्मीर की नागरिकता अलग दे दी जाएगी और उनको एक उर्दू में पट्टा पकड़ा दिया गया। और उस पट्टे में पता क्या नीचे लिखा था जी। कि नागरिकता तो उनको देते हैं लेकिन आगे आने वाली उनकी जो पीढ़ियां हैं वो कश्मीर में यही सफाई करने का काम करेंगी। ये तो कपिल जी क्या आप मानते हैं कि अगर उस वक्त नेहरू जी सटीक फैसले लेते तो ना तो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता और ना ही पाकिस्तानी हमला कर सकते थे? भाई मैं ये मानता हूं, लेकिन सवाल ये है कि नेहरू जी सटीक फैसले क्यों लेते? नेहरू जी तो जो माउंटबेटन कह रहा था वो कर रहे थे उसके अंदर। सरदार पटेल की थोड़ा मान रहे थे, बाबा अम्बेडकर की थोड़ा मान रहे थे, जयप्रकाश नारायण की थोड़ा मान रहे थे, पूरा का पूरा। और जो पाकिस्तान की प्लान थी उस समय वो केवल कश्मीर को ही जीतने की प्लान नहीं थी। पाकिस्तान की प्लान थी श्रीनगर में। देखिए लियाकत अली तो 24 अक्टूबर को अशोकाबाद में जाके बैठ गया था कि मैं 2 दिन बाद झंडा फहराऊंगा श्रीनगर में और वहां से हम फिर पटियाला आएंगे क्योंकि इन्होंने इसको जिहाद का नारा दे दिया था। और इसके पीछे एक घटना है, मैं आपको बताऊं। जब विभाजन हुआ तो बादशाह गफ्फार खान ने तो पहले कह दिया कि बटूनिस्तान हमारा अलग बनना चाहिए, नॉर्थ और वेस्ट प्रोविंसेस को या तो भारत में मिलाओ या हमें अलग दो। दूसरी तरफ पठानिस्तान की मांग हो गई और उस समय की अफगानिस्तान सरकार ने पठानिस्तान की डिमांड को पूरा सपोर्ट दे दिया। तो ये रोते हुए लियाकत अली और जिन्ना वगैरह ये गए अंग्रेजों के पास कि उधर सरदार पटेल ये कर रहा है, इधर ये हो रहा है, हमारा क्या होगा। तो उसके ऊपर इन्होंने क्या किया कि 9 सितंबर या 7 सितंबर 1947 के दिन एक बहुत बड़ा रॉइट हुआ पेशावर के अंदर। और ये रॉइट हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये रॉइटिंग हुई मुस्लिम लीग पाकिस्तान के सपोर्टर्स में और पठानिस्तान के जो पठान सपोर्टर थे उनके बीच में। अब इसको कैसे बदला जाए? तो उसके लिए पाकिस्तान ने जो तरीका निकाला वो जैसे अब भी निकाला, जब तालिबान बनाई थी इन्होंने, कि इन्होंने ये कहा कि जिहाद करनी होगी, इस्लाम खतरे में है। और क्यों खतरे में है? इन्होंने फैलाया कि साहब कश्मीर में हिंदू राजा है, वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है और पटियाला में सिख राजा था जिसने मुसलमानों पे अत्याचार कराए थे पिछले अगस्त सितंबर के महीनों में पार्टीशन के टाइम। बिल्कुल कपिल जी, देखिए ये वही दुख है जो सभी भारतीयों के आज दिल में है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये वो कसक है जिसका दंश आज भी तमाम भारतीय सह रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और अब
अब बात करेंगे कानून पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हिस्सा लिया और कहा कि हर राज्य दूसरे से सीखे और यहां से प्रेरणा ले। यहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और पुलिस के महानिदेशक के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के महानिदेशक भी पहुंचे। चिंतन शिविर में देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिंतन शिविर को संबोधित किया और कहा कि देश की बेहतरी के लिए सभी राज्य मिलकर काम करें। हर राज्य एक दूसरे से सीखें और प्रेरणा लें। गृह मंत्रियों का यह चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक नमूना है। ये संविधान की भावना के साथ नागरिकों के प्रति हमारा कर्तव्य भी है। सूरजकुंड में हो रहा गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे से प्रेरणा ले, देश की बेहतरी के लिए मिलजुल करके काम करें। ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। उन्होंने कहा कि यूएपीए जैसे कानून ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। कई चुनौतियों के बीच त्योहारों पर देश की एकता को मजबूत रखना इन बलों की तैयारियों को दर्शाता है। अभी छठ पूजा समेत कई अन्य त्योहार भी हैं। विभिन्न चुनौतियों के बीच इन त्योहारों में देश की एकता का सशक्त होना आपकी तैयारियों का भी प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था वैसे तो राज्यों की जिम्मेदारी है, मगर देश की एकता और अखंडता से भी ये जुड़ी हुई है। कई बार केंद्र की अलग अलग एजेंसी राज्यों में जाकर एक साथ जांच करती है। ऐसे में हर राज्य को केंद्रीय एजेंसी को सहयोग करना चाहिए। आजादी का अमृत काल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य। पीएम मोदी ने कहा कि साइबर क्राइम या ड्रोन तकनीक का हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल को रोकने के लिए नई तकनीक पर हमें काम करते रहना होगा। स्मार्ट तकनीक कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाएगा। साथियों, साइबर क्राइम हो या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी का हथियारों और ड्रग्स तस्करी में उपयोग, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी पर काम करते रहना होगा। लेकिन हम जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, जो क्राइम करने वाला वर्ल्ड है उसका भी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, वो इंटरस्टेट हो चुका है, वो भी टेक्नोलॉजी में फॉरवर्ड हो चुके हैं। मतलब हमें उनसे 10 कदम आगे जाना होगा। हमें हमारी कानून व्यवस्था को भी स्मार्ट बनाना, इसके लिए बहुत ही आग्रह से काम करना पड़ेगा। पीएम ने कहा कि आने वाले 25 साल में देश में अमृत पीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है, जो पंच प्रणों के संकल्पों के साथ बन रही है। ये पंच प्रण विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य हैं। हरियाणा के सूरजकुंड में 27 और 28 अक्टूबर को चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
तो चलिए इन खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।